ओके। हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट। वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, एंड देयर वेर सो मेनी एप्लीकेशंस। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट कि व्हाट इज़ कैपेसिटी, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, व्हाट इज़ कंडेंसर, व्हाट इज़ एनर्जी ऑफ ए कंडेंसर एंड सो। तो हम बताएं एवरीवन इज़ familiar with charge may be positive, charge may be negative, and charge is indicated by माने denoted by अक्सर छोटा q और बड़ा q से इंडिकेट करते हैं उसको। और कहीं भी किसी भी कंडक्टर पर जब चार्ज होता है, when a conductor is charged, तो उसमें एनर्जी पैदा हो जाती है। अब वो उसके स्टेटस के चलते एनर्जी है, माने उसमें चार्ज होने के चलते एनर्जी है। सो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऐसे है कि साहब इट इज़ एनर्जी ड्यू टू स्टेटस। और दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका कॉज इज़ मोशन। देन आई एम सेइंग कि साहब व्हेन ए कंडक्टर इज़ चार्ज्ड इट एक्वायर्स, द कंडक्टर एक्वायर्स सम एनर्जी, or that energy increases as the charge deposited on it increases. माने with increase charge उसकी energy increases, and with energy decrease in charge energy decreases. माने one can say और वो energy जो होती है वो that energy is potential energy, potential energy। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को लोग कहता है पोटेंशियल। इकाई चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल का डेफिनेशन ही वही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, एनर्जी पर यूनिट मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो गया, एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल इज़ ऑलवेज डिफाइंड एज energy per unit something. So potential here is indicated by V and charge is indicated by Q, and so this is a but natural relation Q here is as V. Here Q is charge, here Q is charge, and V is potential. V is potential. Q is charge and V is potential. Charging क्या कहाँ होगा? कंडक्टर का चार्ज होगा। कंडक्टर विल बी चार्ज। बैड कंडक्टर पर चार्ज रख सकते हैं, लेकिन बैड कंडक्टर पर जो चार्ज होगा वो वैसे ही रहेगा, जब चाहिए उसको स्विप कर दीजिए, उसके चलते उस बैड कंडक्टर की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। लेकिन कंडक्टर पर जब चार्ज होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसमें काम करने की कैपेसिटी होगी। देन ये क्यू चार्ज इज वेरीज एज वी, क्यू वेरीज एज वी। इट इज़ बट नेचुरल रिलेशन। यू मे नॉट आस्क कि साहब किस साइंटिस्ट ने ऐसा कहा। इट इज़ बट नेचुरल। साहब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ती है मैग्नेटिक पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। बट नेचुरल चीज़। देन टू दिस रिलेशन एंड यू नो कि एवर देयर इज़ रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट कैन बी टर्न्ड इनटू इक्वलिटी बाय पुटिंग सम कांस्टेंट, and here that constant is C, so I write Q बराबर CV, Q बराबर CV। ओके, मोस्ट प्रीमियर रिलेशन माने मोस्ट प्राइमरी रिलेशन, यू से मोस्ट प्रारंभिक जिसको कहते हैं, ये रिलेशन Q बराबर CV। हेयर Q इज़ चार्ज, V इज़ पोटेंशियल, C इज़ उस कंडक्टर की कैपेसिटी। कंडक्टर, हर कंडक्टर की अपनी कैपेसिटी होती है कि हाउ मच चार्ज इट कैन होल्ड, कितना चार्ज ये रख सकता है। वही चार्ज जब बढ़ते बढ़ते उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाएगा, देन दैट कंडक्टर विल बी डिस्चार्ज्ड। जैसे लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है क्लाउड पे चार्ज होता है प्लस चार्ज, ज़मीन पे चार्ज माइनस होता है माइनस चार्ज। जब क्लाउड में आपस में फ्रिक्शन होता रहता है देन उसकी चार्जिंग बढ़ती रहती है, बढ़ते 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 जब एक बार बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो वहाँ से गिर जाता है, बियॉन्ड कैपेसिटी हो गया उसके, एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग डिस्चार्ज। एवरीवन नोज बिजली का गिरना। देन इट हेयर Q बराबर CV। यू रिमेंबर Q इज़ चार्ज, C इज़ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और वन में से कैपेसिटेंस, एंड V इज़ पोटेंशियल। अब यहाँ Q की इकाई
SI इकाई की बात करें तो कूलम है, V की इकाई वोल्ट है। अब वोल्ट बराबर हमेशा हुआ करता है ना, ये V पोटेंशियल है, जूल माने एनर्जी पर यूनिट समथिंग, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एनर्जी पर यूनिट मास हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, एनर्जी पर यूनिट पोल हो तो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा। हियर इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इट इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी एनर्जी बाई चार्ज। तो Q बराबर CV हो गया, और इस Q बराबर CV को हम लिख सकते हैं दैट इज़ हेयर, यानी यूनिट ऑफ C बराबर क्या है ये, दैट इज़ हम इसको लिखें अगर यूनिट के टर्म में तो यहाँ लिखेंगे कूलम, यहाँ लिखेंगे कैपेसिटेंस का नहीं जानते क्या है, इसकी कैपेसिटेंस की इकाई फैराड होती है, फैराड याद रखना है SI सिस्टम में, और इनटू वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ V की इकाई वोल्ट, C की इकाई फैराड, Q की इकाई कूलम। दैट इज़ ये फैराड बराबर हो गया, फैराड कोई इकाई को छोटा f से लिखा करते, ये फैराड, ये अब सिंबल लिखेंगे तो बड़ा F लिखेंगे, बड़ा F माने फैराड होगा। 5F का मतलब होगा 5 फैराड, 5 μF का मतलब होगा 5 माइक्रो फैराड, 6 mF का मतलब होगा 6 मिली फैराड, और 10 NF का मतलब होगा 10 नैनो फैराड, एंड सो बड़ा F इज़ सिंबल। लेकिन जब उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो स्मॉल f से लिखेंगे, दिस इज़ कानून। देन फैराड बराबर कितना हो गया, कूलम्ब पर वोल्ट, याद रखिए कूलम्ब पर वोल्ट। 1 फैराड बराबर 1 कूलम्ब बटे 1 वोल्ट। हम इसको अब चाहें, देखिए दिस इज़ SI यूनिट, ये फैराड का SI यूनिट है, और इसको हम चाहें कूलम्ब को तो एब्सोल्यूट कूलम्ब बना सकते हैं, इसको स्टैट कूलम्ब बना सकते हैं, और ये वोल्ट बराबर होता है दरअसल जूल पर कूलम। वोल्ट बराबर कितना होता है, वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जो ये यहाँ कूलम है बट्टे वोल्ट को लिख सकते हैं जूल JOUL जूल पर कूलम, ये होता है सब जूल पर कूलम। तो ये कूलम अगर ऊपर चला जाए तो ये कूलम स्क्वायर भी हो जाए, ये कूलम स्क्वायर बाय वोल्ट जूल ऐसा भी हो जाए। अब हम लोग जानते हैं कि साहब इस 1 कूलम को कितना लिख सकते हैं, 1 कूलम को कितना लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं, 1 कूलम को लिखा था हमने 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है, और 1 जूल बराबर 3 × 10 ये 3 नहीं सीधे 10⁻7 अर्ग होता है, ये 3 × 10⁻9 ये कितना हो गया, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम हुआ। इसका स्क्वायर कर देना है ना, और कूलम का स्क्वायर, 1 कूलम का स्क्वायर इतना, और डिवाइडेड बाय 1 जूल, तो 1 जूल माने कितना हो गया 10⁻7 अर्ग हो गया, 10⁻7 अर्ग। तो अब देखिए कि साहब ये बराबर कितना हो गया, ये इसको अब देखिए ये हो गया 9 × 10⁻18 बाई 9 × 10⁻18 बाई 10�7, तो ये हो गया 9 × 10⁻11 और ये क्या हुआ है स्टैट कूलम बट्टे अर्ग। तो ये स्टैट वाला जो हो गया CGS यूनिट हो गया, तो इसको अब हम लोग कहेंगे स्टैट फैराड। 9 × 10⁻3 × 10⁻9 था ना, हाँ ठीक है, स्टैट कूलम का इस बट्टे 10⁻7 है, ये 9 9 18 हो गया, 18 में 7 गया 11, 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। कितना फैराड हो गया ये इतना। ये CGS यूनिट है, इसको ESU भी कहते हैं, ESU माने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अगर हम इसको एब्सोल्यूट बना दें तब भी हो जाएगा। ये देखिए 1 कूलम को लिखते हैं, 1 कूलम बराबर होता है 10⁻−1 एब्सोल्यूट कूलम। तो हम कूलम को अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10⁻−1 एब्सोल्यूट कूलम लिखा, और डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे, और डिवाइडेड बाय 10⁻7 अर्ग है, 10⁻7 अर्ग। अब देखिए ये हो जाएगा 10⁻−2 और 10 इतना 10⁻−9 हो गया, -2 हुआ, ये -7 ऊपर जाएगा, 10⁻−9 एब्सोल्यूट कूलम का स्क्वायर बाय अर्ग स्क्वायर। अब ये हो गया ये 10⁻7, ये इतना क्या हो गया बताइए, ये हो गया एब्सोल्यूट फैराड। दिस इज़ कॉल्ड EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है एब्सोल्यूट फैराड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट, SI लिख सकते हैं यहाँ पर, SI यूनिट है। अब व्हाट इज़ द रिलेशन नाउ, दैट रिलेशन यू ऑलवेज रिमेंबर, माने 1 फैराड। अब देखिए सिंबल हम बड़ा F लिख रहे हैं, सिंबल बड़ा F से लिखा जाएगा,
इकाई हमने यहाँ है ना बड़ा एफ से लिखा जाए। 1 फैराड बराबर कितना एब्सोल्यूट फैराड हुआ? 10 पावर 9 एब्सोल्यूट फैराड हो गया, एब्सोल्यूट फैराड। और ये कितना स्टैट फैराड हुआ? 9 × 10 पावर 11 स्टैट फैराड। अब नाउ यू कैन सी एंड यू कैन से कि साहब विच यूनिट इज़ लार्जर, लार्जेस्ट कौन यूनिट है और स्मॉलेस्ट कौन यूनिट है? 1 फैराड 10 पावर -9 एब्सोल्यूट फैराड के बराबर होगा। इसका मतलब 1/10⁻9 फैराड 1 एब्सोल्यूट फैराड के बराबर होगा। मीनिंग देयर बाय के एब्सोल्यूट फैराड दैट इज़, हम लिख सकते हैं यहाँ, इसको यहाँ लिख सकते हैं, याद रखिएगा हमेशा एब्सोल्यूट फैराड जो है ये सबसे बड़ी इकाई, फैराड छोटी इकाई, एब्सोल्यूट फैराड पूरा हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट फैराड, और फैराड इससे छोटी इकाई, एंड स्टैट फैराड सबसे छोटी इकाई स्टैट फैराड। ये मत देखिएगा कि स्टैट फैराड में 3 पावर इतना है। 1 फैराड अगर एक आदमी 10 आदमी के बराबर हो तो 10 आदमी जो है वो छोटा छोटा होगा और एक आदमी बड़ा होगा। तो इसी तरह से यहाँ ये 1 फैराड इतना स्टैट फैराड है, 9 × 10 पावर 11, इट इज़ वेरी लार्ज नंबर। मीनिंग देयर बाय कि दिस इट सेल्फ इज़ वेरी स्मॉल। 1/, इतना होगा ना, 1 फैराड बराबर 1/1 फैराड का 9 × 10 पावर 11वां हिस्सा, सो स्मॉल। देन दिस इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज़ बिगेस्ट यूनिट, दिस इज़ मिडिल। वैसे कहीं पढ़ाओ फिज़िक्स में जहाँ कहीं भी देखिएगा SI यूनिट जो है वो हमेशा बीच में होता है। ये EMU है, या फैराड जो है ये SI है, SI यूनिट है। हमने SI लिखा है, यहाँ EMU लिख दिया है, कहीं EFU लिख दिया है, ये लिख दिया है। यहाँ लिखा है ना EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दोनों CGS यूनिट है। देन अप टू दिस पॉइंट देयर वाज टॉक ऑफ कौन चीज़, यूनिट्स एंड डेफिनीशन। कोई पूछे व्हाट इज सी क्या है, हाउ विल सी बी डिफाइंड? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज, ऐसे याद रखिएगा, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज, हम तो अगर बिना ग्रामर क्या लिखते हैं हम ऐसे लिखेंगे, राइज इन पोटेंशियल पर यूनिट, V/Q होगा, C बराबर V/Q। तो राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, क्या लिखेंगे? राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटी इटसेल्फ इज कांस्टेंट। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज दिस। नाउ you copy all this and again I will delete it, ठीक है? Okay, now you see next point. हमने बताया Q बराबर CV, लेकिन हम फिर बाद में मिटा देंगे। ये Q बराबर CV हमने कहा तो, और जानता है लोग कि साहब V बराबर होता है, कहीं पर लोग पढ़ा होगा किसी भी चार्ज के चलते r डिस्टेंस पर पोटेंशियल V बराबर एक फार्मूला होता है Q/4πε0 × R। This is potential at distance r due to charge Q। Q चार्ज के चलते पोटेंशियल कितना है, इसको हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज Q, फ्रॉम चार्ज Q, चार्ज Q से, फ्रॉम चार्ज Q नहीं, फ्रॉम चार्ज Q, ओके Q। तो ये है। तो अब बताइए कि साहब Q/V दैट इज़, हम लिख सकते हैं अगर Q/V लिख दें तो ये C हो जाएगा। Q/V C होता ही है, C बराबर Q/V, Q बराबर CV होता ही है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, V से किसको मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा ऊपर जाके 4πε0 R, 4πε0 R होगा। ये इतना हो गया। इसका मतलब C का एक फार्मूला है 4πε0 R। ज़रा सा देखिए, इसमें बड़ी अच्छी बात निकलेगी, ये यूनिट से रिलेटेड टर्म। और R दूरी है, इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ से R दूरी इधर, R दूरी इधर, R दूरी इधर, R दूरी इधर, माने R रेडियस का अगर कोई स्फीयर हो तो उसकी कैपेसिटी C बराबर होगी 4πε0 R। नहीं,
ये हम इसको कह सकते हैं, ये कैपेसिटी ऑफ एन स्फीयर, ये लिख सकते हैं हम कैपेसिटी ऑफ एन स्फीयर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस कितना बोलिए, ऑफ रेडियस आर, ये लिख सकते हैं इजीली। ये कोई स्फीयर है, अब स्फीयर कंडक्टर का होगा, कंडक्टर ही की बात हो रही, कंडक्टर ही पर चार्ज स्टोर होता है, कंडक्टर की कैपेसिटी होती है, कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता घटता है। बैड कंडक्टर पर चार्ज रखिएगा, उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, जैसे है वैसे रहेगा, हटा दीजिएगा हट जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस, कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब आप देखिए कि साहब यहाँ से अगर आर निकालें, दैट इज़ आर बराबर होगा c/4πε0, बात एकदम ठीक है। अब इसमें देखिए कि साहब अगर c का मान 1 हो, 1 फैराड हो, तो इम्प्लाइज r बराबर कितना होगा, 1/4πε0 मीटर, इसलिए कि r की इकाई इधर तो मीटर है, इसकी इकाई फैराड है। दैट इज़ c बराबर 1 फैराड इम्प्लाइज ये कितना होगा, r बराबर होगा 1/4πε0 मीटर। देखिए यहाँ फैराड लिखा है, यहाँ मीटर लिखा है, ओके। अब 1/4πε0 का मान शायद जानते हैं, नहीं जानते। 1/4πε0, एप्सिलॉन का मतलब होता है 8.85 × 10⁻12 -12 ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तो यहाँ से दूसरा रिलेशन भी दे सकते हैं, ये इसकी इकाई हम लिख सकते हैं फैराड पर मीटर भी, लेकिन चलिए वो इसलिए कि देखिए ये फैराड है, ये मीटर है, तो यहाँ ले आवेंगे तो ये फैराड पर मीटर हो जाएगा। तो इसकी इकाई लिख सकते हैं आसान, एप्सिलॉन की इकाई, या इसको याद रखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा, 4π की कोई इकाई नहीं होती, फैराड बट्टे मीटर हो जाएगा। यानी लोग ऐसे भी लिख सकता है FM इनवर्स, यू शुड नो, ये सब पूछता है इकाई बदल के तो लड़के परेशान हो जाते हैं, ये इतना होता है। अब इसको अगर आप निकालिएगा ना 1/4πε0 कितना हुआ, तो ये आएगा 9 × 10⁻9 मीटर, 9 × 10⁻9 मीटर ही आएगा, इसलिए कि 1/4πε1 इतना है तो इतने मीटर ही आएगा, इसकी फैराड, इसकी इकाई यही है, तब ये तो ये फैराड पर मीटर है। नतीजा है कि साहब अब देखिए ये इम्प्लाइज इतना मीटर यानी 9 × 10⁻9 मीटर। अब इसका कंसेप्ट समझ रहे, ये हाउ मच इट इज़ 9 × 10⁻3 मीटर होता तो 9 किलोमीटर होता ना, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। एंड नाउ इट इज़ 9 × 10⁻9 मीटर, माने एक किलोमीटर पर 6 जीरो और डालिए, तो ये हो गया, एक पर अगर 5 डालते तो लाख होता है 10 लाख किलोमीटर। ये ऐसा गोला जिसका रेडियस 1 मीटर हो, नहीं, जिसका रेडियस 10 लाख किलोमीटर हो, उसकी कैपेसिटी 1 फैराड होगी। इसका मतलब मीनिंग देयर बाय कि फैराड इज़ वेरी वेरी बिग यूनिट। 1 फैराड का कंडक्टर, माने ऐसा कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड हो, ये ज़मीन पर पॉसिबल नहीं, इसलिए कि ज़मीन का रेडियस इटसेल्फ इज़ सिर्फ 6500 किलोमीटर, और यहाँ हो रहा है 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख हो रहा है, 9 × 10⁻9 है, और ये 90 लाख दीजिएगा तो 9 ज़ीरो दीजिएगा तो 10⁻6 होगा, तो ये 10⁻6 का माने 10 लाख हो गया, तो 90 लाख हो गया। ये 90 10⁻5 होता तो सीधे लाख होता, 10⁻6 हो गया, 90 लाख किलोमीटर है ये इसको लिख सकते हैं 90 लाख किलोमीटर यानी 9 × 10⁻6 किलोमीटर। तो ऐसा रेडियस माने ऐसा कंडक्टर जिसका कैपेसिटी 90 लाख किलोमीटर हो, जिसका रेडियस 90 लाख किलोमीटर हो, उसकी कैपेसिटी 1 फैराड हो। मीनिंग देयर बाय कि फैराड इज़ वेरी वेरी बिग यूनिट। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स आर, जहाँ कहीं भी लिखा रहेगा कंडेंसर वंडेंसर पर लिखा रहता है, कंडेंसर वंडेंसर पर लिखा रहता है देयर इज़ पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड, नॉट फैराड। सो हम कहते हैं यानी इम्प्लाइज के फैराड इज़ वेरी 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 बिग यूनिट, ये बहुत बड़ी इकाई है, याद रखिएगा। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स आर, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी आर क्या है, कैपेसिटी आर ये याद रखिए, पीएफ माने पिको फैराड,
माने 10⁻12 फैराड, या NF नैनो फैराड 10⁻9 फैराड, या μF माने माइक्रो फैराड या 10⁻6 फैराड, ये सब है। ये इतना 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 बराबर इतना है बराबर इतना, ये भी बराबर इतना इतना फैराड। ओके, देन ये पॉइंट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। आदमी 1 फैराड की कैपेसिटी का कंडक्टर कैपेसिटर जो भी हो नहीं देख सकता इस ज़मीन पर, पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज के फैराड इज़ वेरी वेरी बिग यूनिट। सो हमने कहा प्रैक्टिकल यूनिट्स कितना है उसकी, पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड एंड सो ऑन। नाउ लेट अस कंसिडर दूसरा पॉइंट, लेट अस कंसिडर क्या पढ़ा रहे हैं हम, कैपेसिटी एंड कैपेसिटेंस नहीं ऑफ ए कंडक्टर, किसी की कैपेसिटी क्या क्या होती, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए कि साहब वो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कैन बी वेरीड, कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ सकती है। अब बढ़ना का मतलब फैराड से बढ़ना मत समझिएगा कभी, वो तो जब भी होगा दुनिया में कोई कंडक्टर ही ऐसा नहीं होगा जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड हो, चाहे उसके साथ जो कर लीजिए। लेकिन कंडक्टर की कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड इन 3 वेज, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड इन 3 वेज। पहला तरीक़ा ये है कि साहब उस कंडक्टर को के करीब कोई अनचार्ज कंडक्टर ला के रख दीजिए। किसी कंडक्टर के करीब जब कोई ये कंडक्टर सपोज़ करिए ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, अब इसको हम अगर इसके करीब करेंगे तो देखा देखी इस पर भी चार्ज हो जाएगा। एंड टू दिस देखा देखी इन इंग्लिश वी से इंडक्शन, तो इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जब चार्ज इंड्यूस होगा तो इस पर चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए कि ये प्लस होगा या माइनस होगा मान लीजिए, तो इसका ये प्लस वाला प्रॉपर्टी घटेगा, यानी मोर चार्ज यू कैन स्टोर हेयर, इस पर आप जमा कर सकते हैं। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, पहला तरीक़ा उसके करीब कोई अनचार्ज कंडक्टर लगे, या उसके करीब कोई ऐसा कंडक्टर ला के साहब वो मैंने उस कंडक्टर को ऐसे मीडियम में रख के जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा हो। परमिटिविटी एक टर्म होता है ना, परमिटिविटी को ही एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, ये परमिटिविटी है टर्म वाला, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। देन किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग या बाय टेकिंग द कंडक्टर इनटू ए मीडियम ऑफ लार्जर परमिटिविटी। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स एरिया बढ़ा दीजिएगा किसी कंडक्टर का तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एरिया के बढ़ाने से, इसलिए कि 4πr² देखा ना वहाँ है, तो एरिया के बढ़ाने से उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। उसका एरिया बढ़ा दीजिए, उसको ऐसे मीडियम में डाल दीजिए जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा हो, या उसके करीब कंडक्टर के करीब कोई अनचार्ज कंडक्टर ला के रख दीजिए। देन आई कैन राइट एंड हम लिखेंगे कि साहब कंडक्टर की कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड इन 3 वेज। पहला तरीक़ा है क्या है, उसका एरिया बढ़ाओ तो उस पर चार्ज और जमा कर सकते हैं। तो ये एक हुआ बाय इंक्रीजिंग इट्स एरिया। दूसरा, उस कंडक्टर को ऐसे मीडियम में ले जाइए जहाँ जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा हो। परमिटिविटी का मतलब होता है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ कोई मीडियम, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसीलिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। दीज आर इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। Then epsilon r is called permittivity, relative permittivity. This is absolute permittivity. This is permittivity of vacuum. और सबका वैल्यू हमने बताया आपको। Then हम क्या लिख दें फिर कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैन बी इंक्रीज्ड बाय कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज्ड बाय नंबर पहला इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टर, द एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एंड दूसरा
taking the conductor into a medium, taking the conductor into a medium of higher permittivity है ना, परमिटिविटी माने भाई एप्सिलॉन है। एंड तीसरा ये टेकिंग द कंडक्टर, ये या ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, किसी ऐसे कंडक्टर को लाइए, ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर जिस पर चार्ज नहीं हो, ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर द चार्ज्ड वन, माने चार्ज्ड कंडक्टर के करीब किसी अनचार्ज्ड कंडक्टर को ले आइए, तब भी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, यू मे नोट एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब देखिए ज़रा सा मिटा दें। अब कोई कंडक्टर चार्ज होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, और एनर्जी का रिलेशन हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा दो कंडक्टर को जब जोड़ा जाएगा तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल्स टू लोअर पोटेंशियल। जो भी कंडक्टर होगा उसकी कैपेसिटी होगी C, उस पर चार्ज अगर दिया जाएगा Q तो उसके पोटेंशियल में राइज होगा V। एंड वी हैव सीन Q बराबर CV, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम अभी बताना चाहते हैं कि साहब किसी चार्ज्ड कंडक्टर की एनर्जी क्या होगी। तो चूँकि हमने बताया वो Q/V बराबर C होता है, Q/V बराबर C, तो ऐसी हालत में ये एनर्जी Q बराबर CV होगा और V बराबर Q/C होगा। अब फिर Q को भी अगर CV लिख दें तो फिर CV² हो जाएगा, Q बराबर CV होता है, और फिर V को लिख दें तो Q²/2C हो जाएगा। यानी इकाई चार्ज की एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। बात समझिए, इकाई चार्ज की एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल माने है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इकाई चार्ज की एनर्जी। तो Q चार्ज की एनर्जी क्या होगी? Q चार्ज की एनर्जी QV, ये होना चाहिए। और Q बराबर CV, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं CV², या V बराबर Q/C, तो फिर ये Q ऊपर चला जाएगा, V बराबर Q/C, तो V बराबर Q/C, तो Q/C इसको करेंगे तो C नीचे हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, नतीजा है कि Q²/2C हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं Q²/2C, ये Q²/C लिख सकते हैं, Q²/C, इसलिए कि V बराबर Q/C, V बराबर है ना, V बराबर Q/C, QV, तो Q की जगह C/V, ये Q बराबर CV गुने V, तो CV² हो गया। अब V बराबर Q/C, तो Q²/C हो गया। होना यही चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं, दिस इज़ नॉट द सही फार्मूला। ये एनर्जी का फार्मूला हम बता रहे हैं, इसलिए कि सब एनर्जी वर्क भी इसको कहते हैं। इकाई चार्ज को कहीं लाने में जितना काम करना पड़े, दैट काम इज़ स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इकाई चार्ज को लाने में, एंड दैट टर्म इज़ कॉल्ड V, तो Q चार्ज को लाना पड़ेगा, QV एनर्जी होगी, ये CV² होगी, इसलिए कि Q बराबर CV होता है। V को अगर हम Q/C लिख दें तो Q²/C होगा। बट दिस रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। इसमें हर जगह देखिए लिखा है हाफ QV, लिखा है हाफ CV², यहाँ लिखा है कि हाफ, यहाँ भी लिख दिया 2। ये है एनर्जी का फार्मूला। अब यू में आस्क कि हाउ इज़ इट, ये तो डेफिनीशन के ख़िलाफ़ है, बिकॉज के साहब V का डेफिनीशन, ये V का डेफिनीशन ही है पोटेंशियल का डेफिनीशन ही है, माने C का डेफिनीशन ही है चार्ज पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल, वही कैपेसिटी है। और पोटेंशियल कहते ही हैं इकाई चार्ज की एनर्जी को। कोई पूछे पोटेंशियल क्या है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो,
इकाई मास की जो एनर्जी होती है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इकाई पोल की जो एनर्जी होती है दैट इज़ मैग्नेटिक पोटेंशियल, इकाई चार्ज की जो एनर्जी होती है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इकाई चार्ज की एनर्जी है पोटेंशियल, तो 10 कूलम का होगा, पोटेंशियल माने V, तो 10 कूलम का होगा 10V माने क्यू भी जो हमने लिखा था पहले। और Q बराबर CV होता है तो CV स्क्वायर, अब V बराबर Q/C होता है तो Q²/C होना चाहिए। बट वेयर फ्रॉम दिस टर्म दिस फैक्टर हाफ कम्स इन, माने कैसे ये यहाँ घुस गया। तो इसके लिए इसकी थ्योरी ये है कि साहब जब कभी भी कोई काम किया जाता है तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे काम ज़्यादा करना पड़ता है। नहीं, किसी चीज़ को कलम को यहाँ उठाना जितना मुश्किल है, इससे और ज़्यादा उठाइएगा तो और मुश्किल, और ज़्यादा उठाइएगा तो और मुश्किल, और ज़्यादा उठाइएगा तो और मुश्किल। टायर में हवा देते हैं, हवा देना ठीक है, हवा दीजिएगा आसानी से, हवा जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे हवा दीजिएगा वैसे वैसे उसमें हवा देना मुश्किल, और जब फट जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज हो गया। नहीं, पानी जगह जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल में राइज हो। ये नहीं होता है कि एक बार पानी ला के नदी में भर दिया, एक के बार वहाँ से गिरा दिया, ऐसा होता नहीं। तो इसी तरह से चार्ज एक बार उठा के कहीं पर किसी कंडक्टर पर नहीं रखा जा सकता, चार्जिंग धीरे 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 होती है। और इसीलिए हम लोग अगर इसको निकालना चाहें तो जो वर्क का फार्मूला होगा, पहले चार्ज 0 था, बाद में चार्ज Q हुआ, ये आसान फार्मूला है, अदरवाइज़ हम लोग कैलकुलस से भी निकाल सकते। तो ये 0 + Q/2 हुआ और V की जगह V हुआ, तो ये हो गया ½ QV। नहीं, और फिर इसमें Q बराबर C रख दीजिए, एवरेज कर सकते, नहीं तो इंटीग्रेशन कर सकते। इंटीग्रेशन में भी होगा, V और Q का डिफरेंशियल होता है V dQ, इसको करेंगे हम लोग 0 से Q तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर हो जाएगा Q/C × Q dQ। अब इसका फार्मूला होगा Q²/2 Q²/2C, जो हम कर रहे हैं Q²/2C। फिर Q की जगह CV रख दीजिएगा, एक CV कट जाएगा, ये ½ CV² हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्यों हुआ कि चार्जिंग धीरे धीरे होती है। तो अभी से आप याद रखिए ये सारा फार्मूला जैसे हमने ऐसे किया। एक तरीक़ा और है जिसको हम जोड़ के कर सकते हैं कि Q चार्ज किसी पर जमा करना, 1000 कूलम का चार्ज हम 2-2 कूलम लावेंगे, 500 बार लावेंगे, बहुत ज़्यादा बार लावेंगे, फिर धीरे धीरे चार्जिंग होगी। उसकी चार्जिंग टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। किसी भी चीज़ को कलम को एक के बार साहब हम कहें कि छत पड़क दिया, ऐसा नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। इट विल गो ग्रेजुअली, धीरे धीरे जाए, आहिस्ते तेज जाए, लेकिन जाना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक। देन दैट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो चार्जिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक आए कोई देन आई वॉज सेइंग कि चार्जिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस। और जहाँ डिसकंटिन्यूअस चेंज होता है कहीं, देन देयर इज़ इंटीग्रेशन का प्रोसेस लिया जाता है। सो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इतना अब अभी से आप याद रखिए कि साहब एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, ये बराबर कितना होगा, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर ये बराबर होगा दिस टर्म। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बात की बात, लेकिन ये इतना। और इसकी W की इकाई जूल है, इसकी इकाई कूलम है, इसकी इकाई वोल्ट है, इसकी इकाई फैराड है। याद रखिएगा कूलम × वोल्ट जूल होगा, याद रखिएगा फैराड वोल्ट² बराबर जूल होगा, याद रखिएगा कूलम² बराबर जूल होगा। हम लिख भी दे सकते हैं, इकाई यूनिट के टर्म में याद रखना ज़रूरी है, प्रॉब्लम बनने में आसानी होगी। ये कूलम पर वोल्ट हम इसको लिख सकते, ये जूल को फैराड × वोल्ट² लिख सकते, हम इसको लिख सकते कूलम स्क्वायर बाई फैराड लिख सकते। ये सब जूल ही है, दिस इज़ जूल। ओके, ये जूल है, जूल, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। एंड नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। मिटा दें, हाँ, हेलो, कॉपी कर लीजिए, मिटा दें। अब देखिए, मान लीजिए कि साहब दो कोई कंडक्टर है, यहाँ इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है ये। तो इस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो चार्ज किस से किस पर जाएगा,
अगर Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 से, या Q1 छोटा है Q2 से, दोनों हो सकता है। अब चार्ज इधर से इधर जाएगा, ये भी हो सकता है Q1 छोटा Q2 से। ये नहीं है कि ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ जाएगा, कम चार्ज से ज़्यादा चार्ज की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग समझता है अक्सर कि साहब एक तरफ ज़्यादा चार्ज है 50 कूलम, दूसरी तरफ है 10 कूलम, तो 50 से 10 की तरफ जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है इसके पोटेंशियल पर, इसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब कोई कहे कि साहब नदी में तो बहुत पानी है, और ऊपर में रखा हुआ है एक ड्राम पानी, उसमें कम पानी है, तो क्या नदी का पानी ड्राम में आ जाएगा खुद से? खुद नहीं आवेगा। दैट फ्लो डिपेंड्स ऑन लेवल, लेवल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ चार्ज किधर से किधर जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, चार्ज किधर से किधर जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ जहाँ चार्ज Q है जिस कंडक्टर पर, उसकी कैपेसिटी C1 है, Q1 है, C1 है, इसका पोटेंशियल V1 था। नहीं, यहाँ इसका पोटेंशियल तो रहेगा, जब चार्ज है तो पोटेंशियल रहेगा, पानी कहीं है तो लेवल रहेगा, हवा कहीं दिया है तो प्रेशर रहेगा। जिस तरह प्रेशर है, जिस तरह लेवल है पानी का, उसी तरह यहाँ पोटेंशियल है। देन एक कंडक्टर है जिस पर चार्ज Q1 है, जिसका पोटेंशियल V1 है, जिसकी कैपेसिटी C1 है। दूसरा कंडक्टर है जिस पर चार्ज Q2 है, जिसका पोटेंशियल V2 है, जिसका कैपेसिटी C2। अब C1 C2, C जो है ये कांस्टेंट है, ये आपने पढ़ा है, Q वेरीज एज V, C बराबर कांस्टेंट, वेरीज एज को बराबर से बदला था तो Q बराबर CV हो गई। देन चार्ज विल फ्लो किधर से किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ऑलवेज रिमेंबर, नॉट फ्रॉम मोर चार्ज टू लेस चार्ज, नॉट फ्रॉम हायर कैपेसिटी टू लोअर कैपेसिटी, नो इट इज़ नॉट सो। व्हेनेवर टू कंडक्टर्स, two charged conductors are connected by a conducting wire, माने conducting, this is conducting wire, ये conducting wire है मान लीजिए, जो conduct कर सकता है, ये ज़रूर मेटल का बना हो, दूसरे चीज़ का हो ही नहीं सकता। तो ऐसी हालत में चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो वी विल हैव टू एज्यूम इट इज़ नॉट सो कि Q1 लार्जर देन Q2 और Q1 लेसर देन Q2, दैट डज नॉट मैटर। C1 larger than C2 और C2 larger than C1, that does not matter. We have to see कि either V1 is larger than V2 और V2 is larger than V1, because के charge will flow from higher potential to lower potential. हमने कहा पानी ऐसे फ्लो नहीं करता है ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ, वहाँ डिसाइड होता है कि पानी का लेवल किधर है। और नहीं तो साहब वो नदी में ज़्यादा पानी और शहर में कम पानी, तो नदी से शहर में पानी आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो हम मान लेंगे कि लेटिंग अगर V1 V2 से बड़ा है, अगर इफ़ देन ऐसा होगा, चार्ज विल फ्लो लाइक दिस। नहीं, अगर V1 V2 से बड़ा है। अब ये है कि साहब ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, फ्लो कब तक करेगा चार्ज? तो अकल कहती है हवा फ्लो तब तक करेगा जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो जाए, पानी फ्लो तब तक करेगा जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाए, इसी तरह से चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। नहीं, याद रखिएगा, फ्लो ऑफ चार्ज विल कंटिन्यू, फ्लो ऑफ चार्ज विल कंटिन्यू until the potential becomes common, will continue until जब तक the potential becomes common, the potential becomes common, ठीक है, becomes common। तो ऐसी हालत में मान लीजिए लेटिंग कॉमन पोटेंशियल बराबर V, लेटिंग कॉमन पोटेंशियल कितना है, क्या माना आपने लोग, कॉमन पोटेंशियल V इज़ कॉमन पोटेंशियल, यहाँ लिखा कहीं पर नहीं लिखा, अच्छा चलिए, लेटिंग V बराबर कॉमन पोटेंशियल बराबर V पोटेंशियल बराबर V। अब देखिए चार्ज का हमेशा कंजर्वेशन होता है, चार्ज बढ़ता घटता नहीं है, चार्ज जितना कुल पहले था कुल चार्ज उतना बाद में भी रहेगा, और ये बढ़ने घटने को नहीं होना, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इम्प्लाइज क्या होगा बताइए, होगा Q1 प्लस Q2, माने कुल चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, वो होगा Q1 डैस्ट, बाद में इसमें घटेगा चार्ज, ये हो जाएगा यहाँ चार्ज Q1 डैस्ट मान लीजिए हो जाए, यहाँ चार्ज Q2 डैस्ट हो जाए। ये Q1 डैस्ट इधर से चार्ज इधर गया है, Q1 डैस्ट छोटा होगा Q1 से, ये Q2 डैस्ट चार्ज हो गया, ये बड़ा होगा Q2 से,
बिकॉज के यहाँ चार्ज आया है, यहाँ से चार्ज गया है, तो Q1 डैस्ट प्लस Q2 डैस्ट कितना होगा, Q1 डैस्ट प्लस Q2 डैस्ट। अब देखिए दैट इज़ यहाँ Q1 जब चार्ज था Q1 तब तो ये C1 V1 था, Q बराबर CV तो पढ़ा आपने, Q बराबर CV पढ़ा है, तो Q1 से बराबर कितना होगा C1 V1, Q2 ये कितना होगा, ये C2 V2, और ये Q1 डैस्ट कितना होगा। अब Q1 डैस्ट यहाँ चार्ज है, Q2 डैस्ट यहाँ चार्ज है, Q1 डैस्ट होगा C1 V, बिकॉज के Q1 डैस्ट कब हुआ, जब पोटेंशियल इज V, देन C1 V प्लस ये C2 V, देन दैट इज़ ये V बराबर, V कॉमन है, इसको C1 प्लस C2 V लिख दीजिए V, देन दैट इज़ V बराबर कितना हो गया, दैट इज़ V बराबर ये C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। हमेशा याद रखिए ये फार्मूला, या इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई C1, इसलिए Q1 बराबर है ही C1 V1 Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, वन कैन इजीली राइट। देन दिस इज़ फार्मूला फॉर कौन चीज़ जो है, ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला, यू ऑलवेज रिमेंबर। एंड नाउ वी विल सी, आप इसको मिटाना है जी, इसको मिटाएंगे आप, मैंने अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक, ओके। एक पॉइंट और देखेंगे, एक बात और देखेंगे, उसके बाद फिनिश कर देंगे। देखिए अभी जो फिगर हम बना रहे थे वो, उसमें अभी जो फिगर जिसको मिटाया हमने, तो पहले उसका कैपेसिटी था C1, पोटेंशियल था V1 यहाँ लिखा है, ये दूसरे का कैपेसिटी था C2 और पोटेंशियल था V2, और दोनों को जब जोड़ दिया तो कॉमन पोटेंशियल हो गया V, यही हुआ कॉमन पोटेंशियल V है, ये V है, दोनों है। तो ऐसी हालत में पहले एनर्जी क्या रही होगी, अब हम ये कहना चाहते हैं कि जब दो चार्ज कंडक्टर को जोड़ा जाएगा, देन वी विल मैथमेटिकली फाइंड कि देयर विल बी लॉस ऑफ सम एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी लॉस क्या लिखेंगे, एनर्जी लॉस ड्यू टू ज्वाइनिंग द टू कंडक्टर्स, या ड्यू टू कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स, two charged conductors may be charged, conductor says if not charged then there is no flow of energy because there is no charge, लेकिन if conductors are charged then connecting two charged conductors there is loss of energy। आपको याद होगा अभी का फिगर, और हमने एनर्जी का फार्मूला बताया, हाफ QV हाफ CV स्क्वायर, इतना। तो बिफोर कनेक्टिंग द टू कंडक्टर्स एनर्जी क्या थी, बिफोर कनेक्टिंग the two conductors एनर्जी क्या थी, कंडक्टर्स था ये हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर हमने लिखा है एनर्जी का फार्मूला लिखा है इससे पहले, हाफ QV हाफ CV स्क्वायर C स्क्वायर बाई 2Q ये सब लिखा है। तो ये हाफ CV स्क्वायर का बिफोर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, लेकिन आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स क्या है, इसको हम ये लिख देते ई इनिशियल लिख देते, ई इनिशियल से कुछ है अपना शुरू का एनर्जी। आफ्टर कनेक्टिंग द टू कंडक्टर्स पोटेंशियल बिकेम कॉमन, कंडक्टर्स द पोटेंशियल बिकेम कॉमन, एंड सो पोटेंशियल बिकम्स कॉमन, एंड सो एनर्जी बराबर, एनर्जी ई फाइनल, ये बराबर था हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये दोनों का सेम। तो ये हाफ C1 प्लस C2 यहाँ लिख दे सकते हैं कॉमन, और V स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख ही सकते हैं। अब कॉमन पोटेंशियल का एक फार्मूला अपने लोगों के पास है यहाँ, ये फार्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हाफ ये इनिशियल एनर्जी है, इनिशियली एनर्जी इज़ दिस, याद रखिएगा, एंड फाइनल एनर्जी इज़ दिस, बिकॉज के हेयर पोटेंशियल इज़ कॉमन। तो हाफ C1 प्लस C2 लिख दें, और V स्क्वायर की जगह लिख दें हम C1 V1 प्लस
C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर। देन आई थिंक देयर इज़ नो परेशानी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको ऐसे भी लिख दे सकते हैं, देखिए इसका स्क्वायर होगा, कट जाएगा यहाँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ। अच्छा, ये फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी घटा लीजिए, यानी इनिशियल एनर्जी तो इतना है, ये तो घटेगा ना, हाफ C1 V1 V स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी है ये, और इनिशियल एनर्जी घटा लीजिए तो ये कितना बचेगा, या चलिए उसको घटाया जा सकता है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर किया जा सकता है, लेकिन V1 V2 अपने लोगों को नहीं मालूम, तो अब यहाँ है ये इसमें दिया हुआ, चलिए लेके चलिए। हाफ C1 प्लस C2, हाफ C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर करना है। देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर होगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होगा, और प्लस 2 C1 C2 V1 V2 होगा, और डिवाइडेड बाय ये C1 प्लस C2 का ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर होगा। देखिए ये ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये हाफ वो हो जाएगा, कितना होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसमें हम चाहे निकालना कि साहब वो दिस इज़ एनर्जी फाइनल, दिस इज़ एनर्जी इनिशियल। अब इनिशियल में से अगर फाइनल हम घटाना चाहें तो क्या होगा, देखिए ज़रा, ये उतार लीजिए, इसको मिटाएंगे हम, इधर लिखेंगे। इसलिए अगर हम कहें दिस इज़ एनर्जी फाइनल है, ये एनर्जी इनिशियल है, इसमें से इनिशियल माइनस फाइनल अगर हम घटाएं, इसलिए डेल्टा ई माने लॉस इन एनर्जी, ये ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये बराबर कितना होगा। तो अपने लोगों को घटाना पड़ेगा, ये हाफ यहाँ भी है, हाफ को कॉमन कर लीजिए। यहाँ हम लिखेंगे C1 V1 स्क्वायर, C1 कितना है C1 V1 स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस लिखेंगे, और माइनस लिख के इतना लिखना पड़ेगा यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ भी है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2 C1 C2 V1 V2 2 C1 C2 V1 V2 एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये लिखना पड़ेगा C1 प्लस C2, यही है ना, इतना है, हाफ तो कॉमन है। अब इसको देखिए, इसको अगर हम कर लें तो हाफ ये आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर भी होगा इससे मल्टीप्लाई करके, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और प्लस फिर इससे C2 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इससे इसको C1 को करिएगा तो C1 C2 यहाँ भी आएगा, C1 C2 यहाँ भी आएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर ये भी होगा, और माइनस होगा, माइनस यहाँ ये तीनों टर्म माइनस है, माइनस होगा, देखिए माइनस होगा, कितना होगा ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ये सब माइनस में लिखेंगे, यहाँ माइनस है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, देखिए ये इतना होगा, और डिवाइडेड बाय होल C1 प्लस C2, ये होगा, ये बराबर हाफ। देखिए ये टर्म इस टर्म से कट गया, ये टर्म इस टर्म से कट गया, यहाँ बचा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ 2 C1 C2 माइनस 2 C1 C2, देखिए C1 C2 कॉमन है, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस हुआ 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, एंड ये बराबर हो गया हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ यू सी हेयर,
ये चाहे V1 माइनस V2 हो या V2 माइनस V1 हो, दैट डज नॉट मैटर, इसलिए कि V1 एक का पोटेंशियल था, V2 दूसरे का पोटेंशियल था। दिस टर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड ये कैपेसिटेंस है, कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है कोई चीज़, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा, चार्ज लूज़ करने की बात नहीं है। कंडक्टर अपने आप चार्ज लूज़ नहीं करेगा, रहेगा तब लूज़ करेगा। तो हाँ, यही लॉस तो निकाला ही है, डेल्टा ई, ये लॉस इन एनर्जी हुआ, ये लॉस इन एनर्जी है, ये बराबर है लॉस इन एनर्जी, याद रखिए, और ये हमेशा पॉजिटिव है, ये बराबर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। दैट इज़ इसका मतलब दैट इज़ ई इनिशियल ये लार्जर होगा देन ई फाइनल, नहीं, दैट इज़ ड्यू टू याद रखिए, ड्यू टू कनेक्शन ऑफ टू चार्ज्ड कंडक्टर्स, हमेशा याद रखिएगा ये बात, कंडक्टर्स। और होता भी है, देखा भी होगा, जब चार्ज बॉडी को कहीं सटाता है ना वेल्डिंग करने वाला, एक के बार तो देखिए स्पार्क होता है और उसमें एनर्जी घटती है। बल्ब में आप जब दो प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो स्पार्क होता है, वही स्पार्क में लॉस होता है, वही हमको लिखना। ड्यू टू कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कंडक्टर्स एनर्जी इज़ लॉस्ट, एनर्जी देयर इज़ सम लॉस ऑफ एनर्जी लिखिए, पूरी एनर्जी नहीं, देयर इज़ सम लॉस ऑफ, क्या लिखिएगा, देयर इज़ सम लॉस ऑफ एनर्जी। और ये कभी साउंड की शक्ल में होता है, इन फॉर्म ऑफ हीट, गर्म होगा तार, इन फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, लाइट, स्पार्क होगा तो लाइट हो गया, etc। ठीक है, इसी के साथ आज की ये बात फिनिश। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो किसी कंडेंसर बताएंगे, या जो कैपेसिटर कहते हैं उसकी कैपेसिटी बताएंगे। ओके।